भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ फटाफट। चलो भाई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। हाँ 10 मिनट लेट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कल हमने बताया था कोलाइडी विलेनों के प्रकार पढ़ने हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने बताया था कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई। विलेनों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण, है ना। ठीक है भाई, कोलाइडी विलेनों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। क्लियर है सबको। चलो, तो हमने यहाँ पर आपको बताया था जो वर्गीकरण है 3 तरीके का। जो हमने बताया था यहाँ पे जो वर्गीकरण पढ़ना है कितने तरीके से भाई, 3 तरीके से पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना था यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना, कोलाइडी विलयन की 2 अवस्थाएं होती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, दूसरा परिक्षेपण माध्यम होता है। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमें कोलाइडी विलयन को पढ़ना है। फिर इनके अंदर एक अन्योन्य क्रिया लगती है, इनके अंदर क्या लगेगी, अन्योन्य क्रिया लगेगी, उसके आधार पर पढ़ना है। उसके बाद परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर पढ़ना है। ठीक है ना। तो कुल कोलाइडी विलयन यहाँ पे 3 तरीके के हमें पढ़ना है। सर जी आप नहीं बताए कि यूपी वाले गधों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हम एक्चुअली सोच रहे थे ना, देखो यूपी वालों को एंजाइम उत्प्रेरण नहीं पढ़ना था, उत्प्रेरण वाला नहीं पढ़ना था। यूपी वालों को उत्प्रेरण वाला नहीं पढ़ना है, इसके आगे वाला पढ़ना है। हम सोच रहे थे पूरा चैप्टर पढ़ा देते, उसके बाद टिक लगवा देते कि ये चलेगा, ये पढ़ना है वह नहीं पढ़ना है, तब अच्छा रहता, थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती। क्योंकि कभी कभी बहुविकल्पी वाले से आ जाता है, कटे हुए सिलेबस से बहुविकल्पी क्वेश्चन सब बना देते हैं। ठीक है ना, कम से कम 1 नंबर का काम हो जाएगा तो प्लस ही है। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे जो पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे, अब यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो हमें जो पहला वर्गीकरण पढ़ना है वो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला हेडिंग हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर।
ये पहला वर्गीकरण है ना। सीधे सीधे बोले ठीक है ना। तो पहला हम यहाँ पर बोल देंगे परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था का मतलब है मेरे बच्चा कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठोस है कि द्रव है कि गैस है। बात समझ में आ रहा है? ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं टोटल 8 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 8 प्रकार के। जैसे देखो एक बार परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षिप्त प्रावस्था को पहले ठोस ले लेते हैं, तो ठोस और परिक्षेपण माध्यम को भी ठोस ले लें, तो फिर द्रव लेंगे, फिर गैस लेंगे, तो 3 तिरिक का 9 बार हो जाएगा। तीनों को बारी बारी से अदला बदली करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो गैस और गैस बनता है वो समांगी मिश्रण होता है। गैस और गैस का मिश्रण सदैव क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, इसलिए हम उसे कोलाइडी विलयन में नहीं लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन पढ़ने हैं। ठीक है भाई, चलो टोटल कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन पढ़ने हैं भाई? यहाँ पे 8 प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो एक साइड ले लेते हैं क्या? देखो इनका नाम ही पूछा जाता है। एक ले लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। दूसरे में ले लेंगे परिक्षेपण माध्यम, और तीसरे कॉलम में ले लेंगे कोलाइड का प्रकार। कोलाइडी विलयनों का प्रकार, और तीसरा में हो जाएगा उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो एक में हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरे में हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम, फिर जाएगा कोलाइडी विलयनों का प्रकार लिख लेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, और ऐसे वाले आगे वाले में हो जाएगा एग्जाम्पल। एक मिनट रुक जाओ यार, बड़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे। ठीक है भाई, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है? अरे हो गई भैया, होगी, जल्दी होगी, ठीक है ना। अभी जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर टोटली कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं? तो 8 प्रकार के पढ़ने। कौन कौन से पढ़ने उसे आप देखो। तो देखो परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हम पहले ठोस रखें। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम क्या रख लें भाई? ठोस रख लें। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या रख लें? ठोस। अब परिक्षेपण माध्यम को भी क्या ले ले? ठोस ले। जब दोनों ठोस ठोस को मिलाते हैं, ठीक है भाई, ध्यान दो, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े भी हो, इसलिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जब ठोस ठोस को मिलाते हैं तो ये बना क्या कहलाता है? तब कोलाइडी विलयन का नाम क्या हो जाता है? यहाँ पे ठोस सॉल्व। तब यहाँ पे कोलाइडी विलयन का नाम क्या हो जाता है? ठोस सॉल्व। जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो इसे ठोस ठोस मिला देते हैं तो क्या कहलाता है? ठोस सॉल्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस सॉल्व कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रंगीन कांच ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? रंगीन कांच ले लेंगे। रंगीन कांच इसका एग्जाम्पल हो जाएगा।
और भी एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। सर जी आप कल लाइव क्लास आए कि नहीं? अरे काहे नहीं आएंगे, मेरा तो रोज काम ही आना है यार, गजब बेइज्जती है। काहे नहीं आएंगे, उसी लिए तो आते हैं पढ़ाने। काहे नहीं आएंगे भाई लाइव, बताइए आप। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे मिश्र धातु। अगला एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे भाई, मिश्र धातु। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। देखो जैसे हम लोग पीतल की बात कर ले, किसकी बात कर ले, पीतल, इसको ब्रॉन्ज मेटल समथिंग बोलते हैं शायद इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसको हम पीतल की बात कर ले, तो पीतल में क्या होता है भैया, 70% कापर होता है, ठोस होता है, और इसमें 30% क्या होता है भाई, जिंक होता है। 30% क्या होता है, जिंक होता है, या भी ठोस होता है। दोनों को द्रवित किया जाता है। दोनों को क्या करते हैं, दोनों को द्रवित किया जाता है। जब दोनों को द्रवित करते हैं तो आपस में मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ से किसका निर्माण होता है, पीतल का, ब्रॉन्ज मेटल का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो दोनों ठोस ठोस है ना, यह भी ठोस है, यह भी ठोस है। इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को क्या बोलेंगे, ठोस सॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल रंगीन कांच हो जाएगा, और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे भाई, मिश्र धातु। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे भाई, मिश्र धातु, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरे की बात करते हैं, तो परिक्षिप्त प्रावस्था को फिर से ठोस लेते हैं, माध्यम को बदल देते हैं, इसको द्रव ले लेते हैं, माध्यम को बदल देते हैं। अब परिक्षिप्त प्रावस्था को हमने ठोस लिया, लेकिन माध्यम को हमने बदल दिया। कैसे ले लिया भाई, द्रव। तो द्रव ले लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल। ठीक है भाई, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल। देखो जब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, द्रव हो, तो एक तरह से घोल बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉल। और सॉल हमें पढ़ना भी है, सॉल, और हमें पढ़ना क्या, पायर, जिसको हम लोग इमल्सन कहते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोल देंगे, सॉल बोल देंगे। एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें, धातु साल पेंट हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च ले लेंगे एग्जाम्पल में, पेंट हो जाएगा, पेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च। एक मिनट रुक जाओ, स्टार्च और पेंट हो जाएगा। ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है। ठीक है, सिलेबस के बाहर है कि नहीं है यार, बता दिया जाएगा, पहले पढ़ लो। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग गजब पगले ही दिखा रहे हो यार। बताएंगे ना, हमने बताया है ना कि बताएंगे, अपलोड करेंगे बाकायदा। हर हर सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हर चैप्टर का अपलोड किया जाएगा, ठीक है, घबराओ मत। ठीक है भाई, चलो तीसरा देखो, हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग ठोस रखें। अब परिक्षेपण माध्यम को हमने कर लिया गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था को फिर से हमने क्या रखा भाई, ठोस रखा, लेकिन परिक्षेपण माध्यम को हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तब इसको देखो बोलते हैं एरोसोल। तब इसको क्या बोलते हैं,
एरोसॉल बहुत बार पूछा जाता है, एरोसॉल क्या होता है? तो एरोसॉल क्या होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो जाए, परिक्षेपण माध्यम गैस हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? एरोसॉल। क्या बोलेंगे भाई? इसे बोलेंगे हम लोग एरोसॉल। क्या बोल देंगे? एरोसॉल। ठीक है ना? इसका एग्जांपल हो जाएगा धुआं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? धुआं, कामाधूल, ये सब एग्जांपल है। ऐसे देखो, धुआं में देखो क्या होता है? गैस होता है, और प्लस क्या होता है? छोटे छोटे कणों के पार्टिकल होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं जो कि किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? एरोसोल। जब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाए भाई? यहाँ पे गैस की अवस्था में जाए तो इसको क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। ठीक है। चौथा देखो, अब देखो ये 3 बार हमने ठोस ले लिया ना, अब इसको हम बदल देते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं द्रव। अब इसमें क्या ले लेते हैं भाई? हम लोग द्रव ले लेते हैं। जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसको हम अब क्या ले लें? द्रव ले लें। तो परिक्षिप्त प्रावस्था को हमने यहाँ पे इस बार ले लिया द्रव, और परिक्षेपण माध्यम को फिर से हमने ले लिया क्या? ठोस। अब देखो चेंजिंग कर रहे हैं, इसको क्या ले लिया हमने? द्रव। परिक्षिप्त प्रावस्था को द्रव, और परिक्षेपण माध्यम को हमने क्या ले लिया भाई? ठोस ले लिया। इसको क्या ले लिया? ठोस ले लिया। तो इसको बोलते हैं इमल्स, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग जेल। तो क्या बोलते हैं भाई? जेल। ठीक ना? जब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाए भाई? द्रव, और परिक्षेपण माध्यम में जाए ठोस, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेल। जेल या फिर जेली, जेल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं भाई? जेली बोलते हैं इसको। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मुंह में पानी आने लगेगा तुमको। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पनीर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पनीर। पनीर का नाम सुना है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पनीर हो जाएगा और जेली हो जाएगा। पनीर और जेली इसका एग्जाम्पल। अब अगला देखो, अब हमने क्या किया भाई? पांचवा में जो परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हमने ले लिया द्रव, और परिक्षेपण माध्यम को भी हम क्या ले लें? द्रव। परिक्षिप्त प्रावस्था को ले लिया द्रव, और परिक्षेपण माध्यम को भी हम क्या रख लें? द्रव ले लें। तो देखो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है, तो इसको हम बोलते हैं इमल्सन। इसको क्या बोलते हैं भाई? इमल्सन। और यही आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी को बोला जाता है पायस। कल हम कोई पूछा था, शायद कमेंट किया था कि सर पायस क्या होता है? तो कहते हैं जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो इसे इमल्सन कहते हैं। और यही इमल्सन को क्या बोलते हैं? पायस। इसी इमल्सन को क्या बोलते हैं भैया? पायस बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, बालों की क्रीम हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? दूध हो जाएगा, बालों की क्रीम हो जाएगा। बालों की क्रीम कौन सी होती है? शैम्पू हो जाएगी भैया। और क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है भैया, इतना हो गया। छठवां देखो, छठवां में हम क्या करें? इसको हम द्रव रखें, परिक्षिप्त प्रावस्था को द्रव रखें, परिक्षेपण माध्यम को हम क्या कर दे भाई? गैस कर दे। इसको हम क्या कर दे? गैस कर दे। परिक्षिप्त प्रावस्था को द्रव रखें, परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाए? देखे भी नहीं हो पनीर? अरे हो सकता है तुम्हारे यहां दूसरे नाम से बुलाते हूं, इंग्लिश में चीज कहते हैं। चीज, इंग्लिश में चीज कहते हैं मेरे लाल। दूध से बनाया जाता है ना। सबके लिए है भैया, सब बोर्ड वालों के लिए है।
और जिनके में नहीं होगा मैं अलग पहले पढ़ाएंगे, समझ लो, पहले पढ़ाया जाएगा बाद में बताया जाएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पहले पढ़ाया जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना? पहले पढ़ाएंगे उसके बाद बताएंगे कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। किसान जैम किसका एग्जाम्पल है गुरुजी? देखो इधर, द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था क्या ले, द्रव ले ले, परिक्षेपण माध्यम भाई क्या ले ले, गैस ले ले, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, द्रव और गैस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एरोसोल। फिर से वही वाला, देखो कहां गया, एरोसोल था ना, तो यहां पर इसको भी बोलते हैं हम लोग एरोसोल के नाम से जानते हैं, इसको भी नाम से जानते हैं एरोसोल के नाम से जानते हैं। एरोसोल किस नाम से जानते हैं भैया? एरोसोल के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुंध हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धुंध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कीटनाशक स्प्रे हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धुंध, कोहरा, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा भैया, धुंध हो जाएगा, कोहरा, ठीक है ना? क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, धुंध हो जाएगा, कोहरा। धुंध आप जान रहे हैं ना, धुंध आप जान रहे हो ना, धुंध क्या होता है, धुंधलापन हो जाता है। कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कीटनाशक एक्सप्रे हो जाएगा, कीटनाशक स्प्रे, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई? ठीक है ना? अब ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये छठवां वाला और यहां पे ध्यान दो ये तीसरा वाला, दोनों ही एरोसोल होता है, दोनों ही एरोसोल होता है। लेकिन हम इसको क्या देखो, ठोस और गैस को मिलाने पर भी एरोसोल होता है, और द्रव और गैस को भी मिलाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे द्रव गैस को भी मिलाने पे एरोसोल हो रहा है। लेकिन दोनों का एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंस है। देखो इसको क्या बोलते हैं, धुंध आता है, इसमें धुआं आता है। देखो जिसमें ठोस पार्टिकल होते हैं वो ठोस वाले का एरोसोल होगा, और जिसमें द्रव वाले पार्टिकल होंगे वो द्रव का एरोसोल होगा। ठीक है सर? ठीक है, हाँ पीडीएफ मिलेगा। और सातवीं की बात कर लें सर, सातवां में अब देखो ये 3 बार ले लिया, अब हम इसको परिक्षिप्त प्रावस्था को गैस ले लें, परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या ले लें भाई, गैस ले लें। परिक्षिप्त प्रावस्था को क्या ले लें भाई, गैस ले लें। अब परिक्षेपण माध्यम को क्या ले लें, ठोस ले लें। परिक्षेपण माध्यम को क्या ले लें भाई, ठोस ले लें। ठीक है, तो देखो परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा, ठोस, तो इसको ठोस सॉल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई, ठोस सॉल बोलेंगे, ठोस सॉल, क्या बोलेंगे, ठोस सॉल। गुरुजी आप कभी बनवाओ अपने घर पनीर, बुलाना सर, पता है पनीर मजा ले रहे हैं, पनीर मजा ले रहे थे, अरे यार पता नहीं क्या बोल दिए, समझ में नहीं। चलो भैया, तो देखो सर, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा भाई, हम भाई ठोस, तो इसको क्या बोलेंगे, ठोस सॉल्व बोलेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा फोम रबर, फोम रबर, फोम रबर। जैसे देखो फोम रबर जो आता है, ऊपर से उसके पार्टिकल ठोस रहते हैं, लेकिन अंदर देखो गैस में पिचकाओ पिचक जाता है, ठीक है ना? पिचकाओ तो क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, और 8वां हो जाएगा आपका, आठवां आपका हो जाएगा, इसको हम गैस ले लें, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस ले लें, परिक्षेपण माध्यम को द्रव ले लें। ठीक है, तो गैस और द्रव इसको क्या बोलेंगे, फोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोम।
तो क्या बोलते हैं हम लोग, फोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फोम। अब इसमें क्या आ जाएगा, साबुन के झाग आ जाएंगे, फैटी फेंटी गई क्रीम आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, फेन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, फेन हो जाएगा, साबुन का झाग हो जाएगा, साबुन का झाग हो जाएगा। देखो साबुन के झाग में क्या होता है, पानी होता है और उसमें बुलबुले होते हैं, बुलबुले में भरा होता है गैस। पानी होता है, पानी में फेन होता है, फेन में क्या होता है, गैस होता है। तो इसको क्या बोल देंगे भाई, फोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, फोम बोल देंगे, ठीक है ना। गुरुजी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो फिर भी सरकारी टीचर नहीं बने। अरे गधावा, हम फिजिक्स से एमएससी किए हैं, तुमको पता है। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं इस कॉलेज में, और अगले ही साल पास हुए हैं। अभी अभी एक को एग्जाम नहीं दिए, एक को फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है। अब इस बार बीएड कर लेंगे, तब आएगा तब भरेंगे, 2 साल बाद भरना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, हाँ डिग्री अभी नहीं थी ना, अभी डिग्री नहीं थी। पढ़ाने को तो वो 2016 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाते हैं विद्यालय में अपने इंटर वालों को, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो क्या हो गया, चल भाई आगे। चल, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं सर नवा नहीं हुआ, गैस गैस का नहीं हुआ। तो गैस गैस का नहीं होता है मेरे लाल। ठीक है भाई, तो नवा नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो यह टोटल मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के, कमेंट करके बताओ। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के, आप कमेंट करो फटाक से। हाँ इनके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। हाँ 8 प्रकार के होते हैं। अरे मेरा 88 बार नहीं जी गधा, 8 बार होता है, ठीक है ना। एक एक लोग कर रहा है 3 प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं भाई, 8 प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन हो जाएगा, ठोस ठोस, ठोस द्रव, फिर उसके बाद ठोस गैस, फिर द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस, फिर उसके बाद गैस ठोस, फिर गैस द्रव। गैस गैस का नहीं बनता है, ठीक सर। ठीक है भाई, चलो चलो भाई। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा लिखा गया है किसके आधार पे भाई, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर। अगला क्या पढ़ना है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी
परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन ना रुक जाओ, के मध्य अन्योन क्रिया के आधार पर। ठीक है भाई, तो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करना है किसके आधार पर भाई? पहला सातवां समझाइए। अच्छा देखते हैं, पहला क्या है? ठोस और ठोस। ठोस और ठोस क्या हो जाएगा? ठोस साल हो जाएगा मेरे बच्चा। ठोस और ठोस क्या हो जाएगा? ठोस सॉल हो जाएगा। ठोस साल का मतलब हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो। ठीक है ना? परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो इसे क्या कहते हैं? ठोस साल। जैसे कापर ले लो, जिंक ले लो, दोनों को एक में मिक्स कर दो, गलित अवस्था में मिक्स कर दो, तो नया वाला जो धातु बनता है, पीतल बनता है, तो दोनों ठोस ठोस थे, तो इसको क्या बोलते हैं? ठोस सॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठोस सॉल। और सातवां देख लो, गैस और ठोस, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? ठोस सॉल बोलते हैं। देखो अब गैसियस फॉर्म में है, ठोस है, तो इसमें फोम रबर वाला एग्जांपल आ जाता है। दोनों ठोस साल है। देखो मैंने आपको बताया था यहां पर कि देखो तीसरा छठवां एक प्रकार का है, पहला और सातवां एक टाइप का है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंस है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है सर, चलें आ गया, आ जाओ। तो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया के आधार पर वर्गीकरण हमें पढ़ना है। सर केमिस्ट्री का सिलेबस कब तक खत्म होगी? अरे हो जाएगी, डोंट वेरी, करा दिया जाएगा। तुम लोग घबराते का हम है ना, फिर इतना टेंशन काहे ले रहा है तू लोग? बताओ, तुम लोग यार गजब बेइज्जती करते हो। सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो? बोला गया है ना दिसंबर के आसपास खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो 8 प्रकार के होते। अब इसमें देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया के आधार पर वर्गीकरण करना है, तो यहाँ पे 2 प्रकार। इन दोनों के मध्य अन्योन क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होंगे भाई? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव स्नेही। पहला क्या होता है यहाँ पे? द्रव स्नेही। पहला यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है भाई? द्रव स्नेही। ठीक है, या द्रव रागी कोलाइड, या इसको कहते हैं क्या? या द्रव रागी कोलाइड। ठीक है, द्रव रागी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। द्रव रागी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। तो फिलिक मतलब स्नेह, फिलिक मतलब क्या हो जाएगा? स्नेह। ठीक है, और दूसरा हमें यहां पर पढ़ना है, अब द्रव स्नेही है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, द्रव विरोधी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे द्रव विरोधी। क्या पढ़ेंगे भाई? द्रव विरोधी। या अब देखो द्रव विरोधी, तो द्रव विरोधी को हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं द्रव विरागी कोलाइड। क्या बोलते हैं भाई? द्रव विरागी कोलाइड। और इंग्लिश में बोलते हैं फोबिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक
कोलायड। ठीक है भाई, चलो। ठीक है भाई, गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। चलो भाई, तो अन्योन क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक द्रव स्नेही दूसरा द्रव विरोधी। एक द्रव स्नेही दूसरा द्रव विरोधी। द्रव स्नेही का मतलब क्या है, जो वाटर के साथ क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जो वाटर के साथ क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, द्रव स्नेही। और जो वाटर के साथ नहीं घुलते उसे क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी। क्या होते हैं भाई, जो द्रव के साथ डिजोल्व हो जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, मतलब द्रव में घुल जाएंगे। कि जैसे द्रव को लाते ही, द्रव को किसी मतलब ऐसे पदार्थ जिनको द्रव में लाते हैं या द्रव के समीप लाते हैं या द्रव में डालते हैं तो आसानी से उसमें कोलाइड बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। उसे क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही कोलाइड। मतलब वे पदार्थ जिन्हें द्रव में डालने पर आसानी से उसमें कोलाइड बना लेते हैं, मतलब कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, द्रव स्नेही कोलाइड। और वे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वह उनके साथ घुलते नहीं है, कहने का मतलब कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई हम लोग, द्रव विरोधी कोलाइड। उन्हें क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बेस्ट एग्जांपल होता है साबुन। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है भाई, साबुन होता है। क्या हो जाएगा सबसे बेस्ट एग्जांपल भाई, साबुन होता है। क्योंकि साबुन का जो फार्मूला होता है C17H35COO Na। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जैसे हम साबुन के फार्मूले की बात करें तो साबुन का फार्मूला क्या होता है भाई, C17H35COO Na। C17H35COO होता है। इसको और डिटेल में लिखें तो C17H35C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA। ठीक, ऐसे होता है, सॉरी ONA। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो यहां से लेकर यहां तक इन पूरे की बात करें तो यह C17H35 क्या होता है, फैट होता है, वसा का होता है। C17H35 क्या होता है, वसा होता है। क्या होता है भाई, वसा। अब यह क्या होगा, द्रव में अघुलनशील होगा। यह द्रव में क्या है, अघुलनशील है। मतलब यह आयनित नहीं होगा, यह कैसा होता है, अध्रुवी होता है। यह क्या होता है भाई, अध्रुवी होता है। जबकि यह वाला पार्ट क्या होता है, ध्रुवी होता है। यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ध्रुवी हो जाता है। अब विलयन में आप लोग को पढ़ाया गया लाइक डिजॉल्व लाइक, फार्मूला आप लोग जानिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। अच्छा, आपको घोल के दिखाएं, अच्छा साबुन को पानी में आपको घोल के दिखाएं, अच्छा वेरी गुड। हमारे पास साबुन नहीं है, इधर देखो। तो C17H35COO है। तो COO का जो पार्ट होता है ध्रुवी होता है। ध्रुवी कहाँ डिजोल्व होगा, ध्रुवी में घुलेगा। तो ध्रुवी में घुलेगा मतलब यह पानी में क्या होगा, घुलनशील होगा। पानी में क्या हो जाएगा भाई, यह घुलनशील हो जाएगा। और यह C17H35 क्या होता है, अध्रुवी है। अध्रुवी कहाँ घुलेगा, अध्रुवी में घुलेगा। ठीक है ना, तो यह पानी में नहीं घुलता है। बात समझ में आ रहा है। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे हमें सोप के बारे में पढ़ना है, साबुन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलें थोड़ा आगे अपने कॉन्सेप्ट पे। तो द्रव स्नेही के बारे में पढ़ते हैं और द्रव विरोधी के बारे में पढ़ते हैं। आज पहला हमें क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पे द्रव रागी कोलाइड। क्या पढ़ना है, द्रव रागी कोलाइड। द्रव स्नेही पानी में ग्लूकोज का घुला द्रव, और द्रव विरोधी पानी में तेल का
खुलना। ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो अब बात करते हैं कि द्रव रागी कोलाइड क्या होते हैं। हम लोग बात करते हैं कि द्रव रागी कोलाइड क्या होते हैं। तो कहते हैं वे पदार्थ, क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जिन्हें द्रव में या परिक्षेपण माध्यम में लाने से ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम में लाने से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, उन पदार्थों को जिन्हें, बोलेंगे उन पदार्थों को जिन्हें जिन्हें द्रव, उन पदार्थों को जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने, द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से कोलाइडी, लाने मात्र से कोलाइडी विलयन, लाने मात्र से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, लाने मात्र से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है या द्रव रागी। क्या बोल देंगे, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहलाता है। ठीक है भैया, हम फ्रीज में बैठकर पढ़ रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। अरे तुम भूसा में बैठ के पढ़ो, घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन तुम पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस तुम पढ़ो, ठीक है ना, कहीं पर भी बैठ के पढ़ो। ठीक है, आदर्श मौर्य करें, बता क्यों नहीं रहे कि मेरा कमेंटवा जा रहा है कि नहीं। कैसे बताएं तुमको कि तुम्हारा कमेंट आ रहा है यार। ठीक है भाई, चलो देखो, तो क्या उन पदार्थों को जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, लाने मात्र से कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इसे करें सर आप कैसा पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है भैया,
तो उसे क्या बोलेंगे, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, कुछ स्टार पॉइंट में यहाँ पे हमें चीजें जाननी है, कुछ स्टार पॉइंट में चीजें जाननी है कि जो द्रव रागी कोलाइड होते हैं यह उत्क्रमणीय होते हैं। यह क्या होते हैं, यह उत्क्रमणीय होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। यह क्या होता है भाई, उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, कुछ नोट पॉइंट लिखो। यह क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है। और दूसरा, दूसरा स्टार पॉइंट में लिखेंगे, यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो, यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इसे जल स्नेही, इसे जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो इसे जल स्नेही कोलाइड कहते हैं। और अगली पॉइंट में लिख देंगे उदाहरण। अगले पॉइंट में क्या लिख देंगे भाई, उदाहरण। उदाहरण में जैसे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, जैसे प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, जिलेटिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा आदि। यह सब एग्जांपल्स हैं। अब से करें, ओनली आपका लेक्चर समझ में नहीं आता है, बाकी सबका आता है। ओके, नहीं समझ में आता क्या करें, स्किप कर दो, क्लास जाओ। ठीक है भाई। अभिषेक कुमार जी करें, सर आपका क्लास नहीं समझ में आता है, ठीक है, स्किप कर दो। अमित कुमार, सर आप मेरे से नाराज हो, मेरा एक भी क्वेश्चन का ना, अरे क्वेश्चन भेजोगे तब ना जवाब देंगे सर। कह रहा आपका लेक्चर ही नहीं समझ में आता, क्या लेक्चर में प्रॉब्लम है बताओ, क्या लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है। अभिषेक कुमार, उत्क्रमणी क्या होता है भैया, वो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों पक्ष में चलती है। उत्क्रमणी का मतलब आगे भी चले और पीछे भी चले। अब समझिए, इसका मतलब है कि अगर हम कोलाइडी विलयन बनाए हैं, अगर हम, समझो उत्क्रमणी का मतलब हो गया कि अगर हम इसे किसी पदार्थ को जल में घोलकर कोलाइडी विलयन बनाए हैं तो वापस इसे अलग भी कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी। इसे क्या बोलेंगे तब, उत्क्रमणी।
विटामिन ए की कमी से क्या होता है भैया, आंख से न दिखना, शायद ऐसे कुछ होता है ना, रतौंधी। मैथ वाले स्टूडेंट है ना, इसलिए थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन शायद रतौंधी होता है आंख से न दिखने के लिए, ठीक है। जिलेटिन बच्चा एक मेरे प्रोटीन वाला होता है। जिलेटिन प्रोटीन्स में आता है, स्टार्च भी प्रोटीन्स में आता है, ये सब अलग अलग एंजाइम्स के नाम है, ठीक है ना, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है भैया। आप समझो, कह रहा उन पदार्थों को जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। लाने मात्र से मतलब लाएंगे तो उसमें घुल जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, ठीक है ना, तो उन्हें क्या बोल देंगे, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है तो भाई आप बताइएगा कि द्रव रागी कोलाइड क्या होता है, उत्क्रमणी होता है। कहने का मतलब अगर आप इसे कोलाइड बना सकते हो तो इसे छानकर अलग भी कर सकते हो। उत्क्रमणी का मतलब है कि आप इसे अगर कोलाइड बना रहे हो तो इसे अलग भी कर सकते हो, मतलब जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे ही क्या कहते हैं, उत्क्रमणी बोलते हैं। जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं भैया, उत्क्रमणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इसे क्या बोल देंगे, जल से नहीं बोल देंगे। यदि परिक्षेपण माध्यम कैसा हो जाए भाई, जल हो जाए तो उसे क्या बोल देंगे, जल से नहीं बोल देंगे। एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन है, एंजाइम है, स्टार्च है, इन सबको अगर जल में डालेंगे तो घुल जाता है और कोलाइड का निर्माण होता है। घुल जाता है और कोलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब दूसरे की बात कर ले, पहला सबको समझ में आ गया हो तो दूसरे में चलें सर। पहला सबको अगर समझ में आ गया हो तो दूसरा चलें। और दूसरी चीज है कि भाई देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हो। और मेन पॉइंट यह है कि क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी, थोड़ा बहुत आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी होगी, ठीक है ना। एमएससी 2 साल का होता है मेरे लल्ला, एमएससी 2 साल का होता है ना, फिजिक्स से मैं किया हूं। चलो भाई आगे चलते हैं। तो पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, द्रव विरोधी या फिर द्रव विरागी कोलाइड। तो हम क्या लिख लेते हैं भैया, द्रव विरागी। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव विरागी कोलाइड। अच्छा अभिषेक करें, सब्सक्राइब लिए हैं सर जी पढ़ने के लिए। ओके पढ़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है मुझे जो लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम पढ़ाना भी चाहते हैं उसे, ठीक है। रोशनी जी करें, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। आप प्रोटीन्स को किसी ले लो, उसे वाटर में डिजोल्व करो, समझो। एक मिनट समझ लेते हैं भैया। जैसे सपोज करो कि मैंने इसमें यहाँ पे पानी ले रखा है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा भैया, इसमें जल ले रखा है ना, इसमें जल ले रखा है, इसी में मैंने गोंद को मिला दिया। इसमें जल ले रखा है, इसी में क्या किया मैंने, गोंद को मिला दिया, ठीक है ना। जेली क्या होता है, अरे भैया जेली तो मैंने बताया, जेली का मतलब हो गया, जेली का मतलब तो जेली कई प्रकार का होता है, जैसे ना चटनी हो गया ना, उसको भी जेली ही बोलते हैं। हाँ, उत्क्रमणी का मतलब दोनों दिशाओं में, उत्क्रमणी का मतलब दोनों दिशाओं में। अब इधर समझो, अब इधर देखो भैया। अब ये पानी है, अगर पानी में हम गोंद को मिला दे, पानी है अब पानी में क्या करे भाई, गोंद को मिला दे, ठीक है। पानी है, पानी को हमने गोंद में मिला दिया। अब समझो, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा, या कहते हैं कोलाइडी विलयन बनेगा। इसको मिलाने से क्या बन जाएगा भाई, कोलाइडी विलयन।
पानी में गोंद को मिलाने से, इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं, पानी में गोंद को मिलाया तो कोलाइडी विलयन हुआ। अब इसे आप लोग वाष्पित करो, अब इसे गर्म करो, कोलाइडी विलयन बना लिया। अगर द्रव स्नेही है तब, द्रव स्नेही है तब मान लो कि इसमें आपने कोलाइडी विलयन बना लिया। अब ये हमारे पास एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, कैसा है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है। पहले इसको बनाया, अब क्या करते हैं, अब इसको हम गर्म करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं। अब इसको गर्म भी करो। गोंद क्या होता है, फेविकोल का नाम सुना है रे मेरे भाई, गोंद नहीं सुना है। अब आगे देखो, तो अब इसको हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं। अब इसको क्या करना शुरू करते हैं भैया, गर्म करना शुरू होते हैं। अब जब इसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। धीरे धीरे पानी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। बचेगा कौन, गोंद बचेगा। फिर वही चीज प्राप्त हो गई, है ना, फिर वही क्या हो गई, वापस प्राप्त हो जाएगी। तो जब वापस वही मिल जाएगा, मतलब हम दो वस्तुओं को आपस में मिलाएं फिर उन्हें वापस से प्राप्त कर सकें, तो इसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, उत्क्रमणी। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे कर रहा है, द्रव विरागी कोलायड। क्या पूछा जा रहा है भैया, यूट्यूब पर मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव का लीजिए, चल रहा है। बाकी सर लोग ले रहे हैं ना यार, मेरे पास ना थोड़ा टाइम कम है यार, क्या बताऊं, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैराथन क्लास मैं नहीं ले पाता हूँ। देखो 6 बजे आया हूँ, 6:30 बजे का आया हूँ, क्लास ले रहा हूँ, यहाँ से 10 बजे चले जाएंगे, 11 बजे विद्यालय जाते हैं, 2:40 पे वहाँ से छूटते हैं, 3 बजे मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, 6 बजे खाली होते हैं। अब बताओ कैसे क्लास लेंगे, नहीं ना ले पाएंगे। ठीक है, तो द्रव विरागी कोलाइड क्या होता है, द्रव विरागी कोलाइड, तो हम कहते हैं उन पदार्थों को जिन्हें द्रव के संपर्क में लाने से शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है, कहते हैं उन पदार्थों को जिन्हें द्रव के समीप या फिर परिक्षेपण माध्यम में लाने से शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होता है। शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होगा, उसे क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी। मतलब नहीं घुला यार, विरोध कर दिया, तो द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। बात समझ में आ रहा है ना, कहते हैं उन पदार्थों को जिन्हें द्रव, उन पदार्थों को जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम के, द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर संपर्क में लाने पर शीघ्र कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। क्या कहलाएगा, द्रव विरागी नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, द्रव विरागी। क्या कहलाएगा भाई, द्रव विरागी कोलाइड कहलाता है।
क्या कहलाता है? द्रव विरागी। नहीं, प्राइवेट जॉब है। फिजिक्स पढ़ाते हैं 2 घंटा, 11 को 12 को प्लस प्रैक्टिकल कराते हैं, बस इतना ही कराते हैं। द्रव विरागी मत लिखो, द्रव विरोधी लिखो। अच्छा ठीक है भैया, द्रव विरोधी लिखेंगे। अब बताए तो, द्रव विरागी लिखो या द्रव विरोधी लिखो, मतलब बात एक का है। सर कल का लेक्चर नहीं समझ में आया। एंजाइम वाला था, एंजाइम उत्प्रेरक था। सर लेक्चर भी रुक रुक जा रहा, जाकर रिपीट कर रहा। अरे अपना नेटवर्क सही कर लो यार, यहां से तो सब ठीक ठाक है, यहां में मजे में चल रही क्लास। चलो भैया, यहां तक समझ में आ गया। तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें। तो यह क्या होता है? अनुतक्रमणी होता है। यह क्या होता है? अनुतक्रमणी होता है। मतलब इसको एक बार कोलाइडी विलयन, पहले तो कोलाइडी विलयन बनेगा नहीं, पहले तो इसमें कोलाइडी विलयन बनेगा नहीं। अगर बन गया तो यह फिर वापस से नहीं प्राप्त किया जा सकता, है ना? अगर बन गया तो वापस से नहीं प्राप्त किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है? समझो। तो बोलेंगे यह अनुतक्रमणीय, यह अनुतक्रमणीय होता है। यह क्या होता है? अनुतक्रमणीय होता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट में क्या बोलेंगे भाई? यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो, जल हो तो इसे जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। इसे जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लें कि उदाहरण में क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे धातु सॉल, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा भाई? धातु सॉल। अब क्या धातु पानी में घुलेगा क्या? बताओ। धातु साल अभी मैंने पढ़ा, क्या धातु पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा। धातु सल्फाइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, धातु सल्फाइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, धातु सॉल, धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सल्फर आदि, उसके बाद सल्फर आदि। सल्फर आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है भाई।
ठीक है भाई, चलो यहां तक की चीजें आप जान गए, ठीक है। कोई कह रहा है टाइम इज ओवर, अभी कहाँ टाइम ओवर हो गया जी, अभी तो हम पढ़ेंगे, अभी कहाँ टाइम ओवर हो गया। अंकिता धाकड़, सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं जी, काहे इग्नोर करेंगे। देखो भैया एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे धातु का साल है, क्या है भैया, धातु का जो सॉल है, अगर इसे हम पानी में घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं। धातु का जो सॉल है पानी में घोलेंगे तो घुलेगा ही नहीं। अगर बाय द वे किसी तरीके से हमने मिक्स करा भी दिया तो वापस से नहीं प्राप्त कर सकते, वापस से नहीं प्राप्त कर सकते। जब वापस से नहीं प्राप्त कर सकते तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, अनुत्क्रमणीय। यह लाइन जरूर आप याद रखना, यह अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, इसे वापस नहीं पा सकते। ठीक है भाई, सल्फर को वाटर में नहीं डिजोल्व कर सकते, सल्फर को वाटर में नहीं डिजोल्व कर सकते। बात समझ में आ रहा। राइटिंग सुधारें, कैसे सुधरे, राइटिंग सुधारने का एक ही तरीका है भैया, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो तरीके से वर्गीकरण पढ़ा दिया, दो तरीके से वर्गीकरण पढ़ा दिया, अब तीसरा पढ़ो। इसमें अंतर आप अपने से लिखेंगे, वही मैं कहने वाला हूं कि द्रव स्नेही और द्रव रागी में अंतर आप अपने से लिखोगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। द्रव स्नेही और द्रव रागी एक ही होता है, और द्रव विरोधी और द्रव विरागी यह दोनों एक होते हैं। इन दोनों में आप अंतर अपने से लिखोगे, इन दोनों में आप अंतर अपने से लिखोगे। बात समझ में आ रहा है सबको। इन तीनों में कम से कम तीन तीन ठे अंतर तो आसानी से लिख लोगे, कोशिश करना 5 लिखने की। ठीक है सर, चलिए आते हैं। तीसरा हो जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे भाई, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर, के कणों के प्रकार पर, कणों के प्रकार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर, ये तीसरा टाइप है। एग्जाम में अंतर नहीं आता होगा, लेकिन जानने, कुछ चीजें जाननी भी चाहिए ना भाई, कुछ चीजें हमें जाननी भी चाहिए। कुछ चीजें हमें वैसे भी जान जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ तो अंतर आप लोग कल लिख के बताएंगे हमें, ठीक है ना। अंतर लिख के डाउट नंबर वाले पे व्हाट्सएप करो, सब लोग शाम को करो। अंतर लिख के कल सब लोग करना, ठीक है।
हाँ हम लोग बताएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कौन है बताएंगे। चलो भैया आ जाओ। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो देखो पहला इसमें आपको पढ़ना है बहुआण्विक कोलाइड। क्या पढ़ना है? बहुआण्विक कोलाइड। पहला क्या पढ़ना है भाई? बहुआण्विक कोलाइड। और दूसरा आपको पढ़ना है बृहदा आणविक, मतलब बृहद बोलते हैं इसको ना, बृहदा आणविक। पहले बहुआण्विक फिर बृहदा आणविक कोलाइड, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा इसमें पढ़ना है सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड। तीसरा आपको क्या करना है भैया? इसमें पढ़ना है सहचारी कोलाइड। और इसी में निर्माण होता है मिशेल का। इसी में निर्माण किसका होता है भैया? मिशेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो बारी बारी से अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। समझो, सर ने मना करा है कि व्हाट्सएप करने को पंकज सर ने। अरे क्वेश्चन आंसर को डाउट क्लास पे कर ही सकते हो। अब समझो भाई, अब पहला हम लोग पढ़ते हैं ना, क्रम वाइज पढ़ते हैं। देखो एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, तीन पढ़ना है, तीन प्रकार के पढ़ना है। बहुआण्विक कोलाइड, बृहदाण्विक कोलाइड और सहचारी कोलाइड। तीन प्रकार के कोलाइड यहाँ पे पढ़ने हैं। तीन प्रकार के कोलाइड पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कितने प्रकार के भाई? तीन प्रकार के। किसके आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइड। देखो कुल कितने टाइप के हो गए? 8 प्रकार के पहले पढ़े थे। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइड पढ़े थे। फिर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण के माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के हमने पढ़ा है आपको। अब फिर से मैं पढ़ा रहा हूं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर 3 प्रकार के। 8 2 10 3 13। कुल कितने टाइप होते जा रहे हैं? 13 टाइप हो जा रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई अब पहली बात करते हैं। अब पहले हेडिंग पर आते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग हम लोग लगाएंगे बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड। पहला हो जाएगा भाई बहुआण्विक कोलाइड। इसको बोलते हैं मल्टी पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, या इसी को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर्स, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो पॉली मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। अब समझो यह पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है। पॉलीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होता है? तो हम कहते हैं वे कोलाइड जिनमें जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं समूह के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं भैया? समूह के रूप में होते हैं, झुंड के रूप में होते हैं। किस रूप में? समूह के रूप में होते हैं, झुंड के रूप में होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बहुआण्विक कोलाइड। उसे क्या बोलते हैं भैया? बहुआण्विक कोलाइड। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम सिंपली क्या बोल देंगे कि वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में
क्या बोलेंगे, वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कर परमाणुओं, विलयन में कोलाइडी कण परमाणुओं या अणुओं, परमाणुओं या अणुओं, क्या बोलेंगे, परमाणुओं या अणुओं के झुंड या समूह के रूप में रहते हैं, के झुंड या समूह के रूप में रहते हैं, समूह या झुंड के रूप में रहते हैं, किसके रूप में रहते हैं, समूह या झुंड के रूप में रहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में लिखना है, इसमें स्टार पॉइंट में क्या लिखना, इन कणों का आकार कितना होना चाहिए। स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे भाई, लिख देंगे इन कणों का आकार, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इन कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है ना, जैसे देखो उदाहरण में देखो, उदाहरण में देखो कहेंगे क्या, सल्फर सॉल्ट, उदाहरण में क्या हो जाएगा, सल्फर सॉल्ट, उदाहरण में क्या हो जाएगा, सल्फर सॉल्ट में 1000 या 1000 या इससे अधिक S8 परमाणु होते हैं, या इससे अधिक S8 परमाणु होते हैं। बात समझ में आ रहा है, 1 नैनोमीटर क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, आपको पूछना चाहिए 1 नैनोमीटर क्या होता है। तो सर जी 1 नैनोमीटर मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर, नैनोमीटर है ना। ठीक है, टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है। नैनोमीटर क्या होता है, दूरी का एक मात्रक होता है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये सब क्या होता है भाई, मात्रक होते हैं, दूरी के मात्रक। बात समझ में आ रहा है, अरे सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, गलती हो गया यहाँ पे, ऐसे होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर,
एक एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा इतना, ठीक है ना। यह सेट क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर यह सेट होता है, यह सेट होता है सल्फर। नैनो क्या होता है, नैनो मात्रक है भैया, नैनो मात्रक है, नैनो क्या है, मात्रक है। यस 8 क्या होता है, सल्फर का, जैसे ना कार्बन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, तो उसी तरह यस 8 सल्फर का परमाणु होता है जो कि अस्थाई होता है। यस 8 क्या होता है, सल्फर का एक परमाणु होता है जो कि अस्थाई रूप में पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो अब दूसरे की बात करते हैं। हाँ, नैनो समझ में आ गया, नैनो क्या है, मात्रक है। यस 8 क्या है, नैनो पदार्थ, अरे नैनो पदार्थ नहीं है मेरे लाल, नैनो पदार्थ नहीं है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर मतलब उसके अणु का आकार बताया जा रहा है, उसकी त्रिज्या की बात कही जा रही है, उसकी त्रिज्या की बात हो रही है ना, नैनो पदार्थ नहीं होता यार, नैनो पदार्थ नहीं होता, उसकी त्रिज्या की बात हो रही है। यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं उनका आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है सर, चलिए आइए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में लिखा गया है बृहद आणविक, दूसरे में क्या लिखा गया है, बृहद आणविक, है ना। जैसे अब दूसरे में अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगला क्या पढ़ना है हमें, तो यहाँ पे देखो यह क्या पढ़ना है, कहाँ गया, बहु आणविक कोलाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या था, दूसरा बृहदा आणविक पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, बृहदा आणविक पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अगला हमें क्या पढ़ना है, दूसरा बृहदा आणविक कोलाइड, बृहदा आणविक कोलाइड, ठीक है भाई, बृहदा आणविक कोलाइड पढ़ना, यह क्या होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं वे कोलाइड, क्या कहते हैं, वे कोलाइड, क्या बोलेंगे भाई, वे कोलाइड जिनमें कणों का आकार बड़े रूप में होता है, वे कोलाइड जिनमें कणों का आकार बड़े रूप में होता है, बृहदा आणविक कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, बृहदा आणविक कोलाइड, बात समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे, वे कोलाइडी विलयन जिनमें कणों का आकार बड़े रूप में होता है, वे कोलाइडी विलयन जिसमें कणों का आकार किस रूप में होता है, बड़े रूप में होता है, क्या कहलाते हैं, बृहदा आणविक। यस 8 क्या होता है मेरे भाई, यस 8 मैंने बताया है सल्फर, यस 8 के रूप में है, वह अस्थाई होता है, यस 8 सल्फर का अणु है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो चलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे कोलाइडी पदार्थ वे कोलाइडी पदार्थ, क्या बोलेंगे भाई, वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण, जिनके विलयन में कोलाइडी कण
जिनके विलयन में कोलाइडी कण बड़े अणु के रूप में विद्यमान होते हैं, बड़े अणु के रूप में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? उपस्थित होते हैं। मृदा आणविक कोलाइड कहलाते हैं। मृदा आणविक कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है भाई। इनके कणों का आकार 1 नैनो, इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, तक होता है। इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है भाई, बस 1 मिनट और आपका समय लेंगे उदाहरण के लिए। एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे स्टार्च, प्रोटीन, जैसे क्या हो जाएगा? बृहद बड़े बड़े अणु में क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, एक्सेट्रा, मतलब आदि। ठीक है, ये बड़े अणु होते हैं। ठीक है भाई। हाँ, नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉम यूज करते हो। 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है भाई।